अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? स्टूडेंट जो हमारा लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने हिस्टोरीग्राम, हिस्टोग्राम और इनके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया था। अ, उसको और उनको हम लोगों ने ड्रा भी कर लिया था। मतलब कि आपका जो प्रेजेंटेशन ऑफ चैप्टर जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर है, बस वो आपका वाइंड अप हो गया है। ठीक हो गया। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3 भी आप इसको कहते हैं, एवरेजेस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? देखिए, ग्राफ्स और चार्ट्स हैं, वो आपकी डेटा को वन साइड में क्लियर कर देते हैं, लेकिन सम टाइम आपको डेटा में मज़ीद कुछ कैलकुलेशन, मज़ीद कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जिसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। हमारा जो ये चैप्टर नंबर 3 है, इसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको हम एवरेज का चैप्टर भी कहते हैं। चूंकि हम लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो स्टेटिस्टिक्स में तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि स्टेटिस्टिक का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ऑन एवरेज पे बेस करता है। क्लियर हो गया? अब हमारे जहन में जो एवरेज का कंसेप्ट है वो एक ही है कि आप वैल्यूज को प्लस करें और टोटल पे डिवाइड करें, तो वो एवरेज ही है। ठीक है, ये एक सिंपल सिंपल एवरेज है। ठीक है, और ये सिंपल सी एवरेज है, और इसको आप हर मौके पे यूज नहीं कर सकते। एवरेजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, 5-6 किस्म की टाइप्स हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ना है कि हम लोग कौन सी कंडीशन में कौन सी एवरेज को यूज करेंगे, किस कंडीशन में कौन सी एवरेज अप्लाई होती है। क्लियर हो गया? तो पहले पहले तो देख लें कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। Those measures which can tell us about the central position of the data is called a measure of central tendency। ठीक है, वो मेजर्स, वो टेक्निक्स जो हमें डेटा की सेंट्रल पोजीशन के बारे में, सेंट्रल लोकेशन के बारे में, सेंट्रल डेटा की मिड पॉइंट के बारे में, मिड पोजीशन के बारे में बताते हैं, उसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, या a single value which can represent the whole data is called central tendency or average। या एवरेज की डेफिनेशन क्या है? वो सिंगल वैल्यू जो कि तमाम डेटा को रिप्रेजेंट करे, तमाम डेटा को एज अ होल उसको ऑक्युपाई करे, उसको हम लोग एवरेज कहते हैं। एवरेज आपको पता है कि डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, और उस वैल्यूज को जब हम एवरेज निकालते हैं तो सिंगल वैल्यू आती है, और वो सिंगल वैल्यू तमाम ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इस वजह से हम उसको एवरेज कहते हैं। ठीक है, अब क्वालिटीज ऑफ अ गुड एवरेज, एक अच्छी एवरेज की क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं, आइए देख लेते हैं। ये कहता है कि अ गुड एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। एक अच्छी एवरेज की निशानी ये है, क्वालिटी ये है कि डेटा के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो वो उनको रिप्रेजेंट करे, उनके करीब करीब हो, ना उनसे बहुत दूर हो। ठीक है, दूर बहुत ज्यादा ना हो, करीब 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 हो, उनके होनी चाहिए, मतलब उनके करीब करीब लाइक करनी चाहिए। ठीक है, सपोज अगर आपके डेटा में वैल्यू आ रही है 130 आ रही है, तो वैल्यूज आपके पास 138 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, मतलब इसके करीब करीब हो, ताकि वो सबको रिप्रेजेंट करे, सबको बेस करे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही यही है, बेस का मतलब ही यही है कि वो तमाम वैल्यूज के इक्विवेलेंट, उनके करीब करीब लाइक करनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। एक अच्छी एवरेज की एक क्वालिटी ये भी है कि उसको एक तो समझना आसान हो, मतलब आप उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकें, आप उसको इजीली समझ सके कि इस आंसर का मतलब क्या है, एंड इजी टू कैलकुलेट, और उसको कैलकुलेट करना भी आसान हो। क्लियर? इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब यह है कि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, क्लियर कट डेफिनेशन हो कि ये ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन का ये रिजल्ट आया है, और इस रिजल्ट का मतलब ये है। इसको कहते हैं रिजिड डेफिनेशन। उसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई कॉम्प्लिकेशन आपको महसूस ना हो, तभी वो अच्छी एवरेज कहलाती है। नंबर 3 क्या कहता है? इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक अच्छी एवरेज की ये निशानी ये भी है कि आप उसको एक तो न्यूमेरिकली कैलकुलेट करो, बाकी आप उसको ग्राफ के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकें, तभी वो आपकी एक अच्छी एवरेज कहलाती है। ठीक है, और लास्ट है कि इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अगर डेटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, या ऐसी वैल्यू जो कि डेटा से एबनॉर्मल हो, तो एवरेज उसको अफेक्ट ना करे, एवरेज का रिजल्ट उससे अफेक्ट ना हो, तो वो आपकी अच्छी एवरेज कहलाती है। क्लियर हो गया? अब जो टाइप्स ऑफ द एवरेज हैं, एवरेज 5 किस्म की हैं। एक को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये 5 किस्म की एवरेज हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ ये तीन हम लोगों ने पढ़ने, अरिथमेटिक मीन पढ़ना है हम लोगों ने,
हम लोगों ने मीडियन पढ़ना है और हम लोगों ने मोड पढ़ना है। आपके कोर्स में सिर्फ यही 3 एवरेज ही हैं जिनको हम लोगों ने स्टडी करना है। क्लियर हो गया? तो पहले पहले तो अब हम देखेंगे, हर एवरेज को लेंगे, हर एवरेज को हम लोग उसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर उस पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इससे पहले कि हम एवरेज को स्टडी करें, मैंने आपको पहले भी बताया था अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए कि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपका कितने किस्म के डेटा से वास्ता पड़ेगा। याद रखें, जब हम इस एवरेज के चैप्टर स्टडी करेंगे या जो नेक्स्ट चैप्टर है डिस्पर्शन वाला वो स्टडी करेंगे, आपका इन 3 शेप डेटा से वास्ता पड़ेगा। ये आप लोग याद रखें। एक अनग्रुप डेटा होगा जिस तरह 2, 4, 6 ऑब्जर्वेशन कोई भी हो सकती है, मैंने जनरल एक एग्जांपल लिया, कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है। एक सीरीज ऑफ वैल्यू होगी आपके पास, इस शेप में हो सकता है। या ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो आपके पास एक्स और एफ की शेप में होगा, और अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो आपके पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा। आपका यही 1, 2, 3 यही 3 शेप का डेटा होगा। इसी पे हम लोगों ने क्वेश्चन या वैल्यूज अप्लाई करनी होगी। क्लियर हो गया? अब आ जाए पहली एवरेज के ऊपर, अर्थमेटिक मीन के ऊपर आ जाए आप लोग, ठीक है। देखिए इसको, अर्थमेटिक मीन, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके फार्मूले देखते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ एवरेज, ये एवरेज की सिंपल फॉर्म है, या जो आप एवरेज का कंसेप्ट है आपके जहन में उस पर बेस करती है। इट कैन बी डिफाइंड, इसको कैसे डिफाइन करते हैं मैंने, सम ऑफ द सीरीज इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। सीरीज होती है, उसको अगर आप सम करें और टोटल ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दें तो इसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। क्लियर? और सिंपली मीन, इसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं। अगर आपको सिर्फ मीन कहे या अर्थमेटिक मीन कहे तो मतलब एक ही है कि आपने अर्थमेटिक मीन ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कैन बी रिटन एज, लिखते कैसे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, ये समेशन, ये सिंबल है समेशन का, इसको हम कहते हैं टोटल। इसका मतलब क्या है, समेशन मतलब टोटल, ये ग्रीक वर्ड है। सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपके पास अनग्रुप डेटा होगा। और अगर ग्रुप डेटा होगा तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। आपको एफ और एक्स दोनों गिवन होंगे फॉर ग्रुप डेटा, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, हमने यही फार्मूला यूज करना है उसके लिए। बस ये अनग्रुप डेटा के लिए ये वाला फार्मूला और ग्रुप डेटा के लिए आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। क्लियर? अब किस कंडीशन में आपने अर्थमेटिक मीन को अप्लाई करना है, देखें इसको। इट इज टू बी नोटेड दैट अर्थमेटिक मीन इज अप्रोप्रिएट फॉर होमोजीनियस एंड नॉर्मल डेटा सेट। अर्थमेटिक मीन आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपका डेटा होमोजीनियस हो, मतलब ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा अप्स डाउन ना हो, या और नॉर्मल डेटा हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें अप्स डाउन, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू ना हो, होमोजीनियस टाइप का डेटा हो, तकरीबन एक जैसे ऑब्जर्वेशन पे बेस करे, वैल्यूज करीब करीब हो, तो उनके लिए अर्थमेटिक मीन सुटेबल होता है या बेस्ट होता है आपके पास। और एक और चीज़, अर्थमेटिक मीन आपका सुटेबल होता है क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए आप अर्थमेटिक मीन को सुटेबल अप्लाई कर सकते हो आपके पास, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, अनग्रुप पे भी करते हैं, ग्रुप पे भी करते हैं, और कंटिन्यूअस दोनों वाले भी कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल ऑफ अ पेशेंट इन 7 डेज। ये एक पेशेंट है, ये उसकी रीडिंग है 7 दिनों की, उसका जो ब्लड जो शुगर लेवल है या ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया गया है, ये उसके 7 दिन की रीडिंग है। एक दिन उसका 130 आया, नेक्स्ट डे भी 130 है, फिर 145 है, 150 है, 125 है, 140 है और 144 है। कंप्यूट अर्थमेटिक मीन, आप इसका अर्थमेटिक मीन कंप्यूट करें। अब डेटा आपको नजर आ रहा है, आपके पास अनग्रुप डेटा है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, तो समझ जाइए अनग्रुप डेटा है, ठीक है। अब हमने इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। क्या करेंगे, ये आपके पास x है, इसको लिख लें 130, 135, 130, 130, 145, इनको आपने इस लाइन में लिख लेना है। अब पहले फार्मूला लिख लिया करें। वी नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। पहले क्या करना है, आप जितने भी एक्स हैं इनको आपने सम करना है, इनको आपने टोटल करना है। 130 प्लस 130, 145 प्लस 150 प्लस 125 प्लस 140 प्लस 144, ये सम आपके पास आ रहा है 964। क्लियर हो गया? अब
964 को आपने n पे डिवाइड, n मतलब कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आपने डिवाइड कर, 964 डिवाइड बाय 7। जब आपने इसको कैलकुलेटर पे करें, इसको जो आपने सॉल्व किया तो देखें इसको, 964 डिवाइड बाय 7, ये आपके पास 964 डिवाइड बाय 7 या इक्वल आता है 137.714। बहुत 137 के बाद 7144, आप पॉइंट के बाद दो वैल्यू लिख लें या तीन वैल्यू लिख लें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या लिए, दो वैल्यू लिख ली है, 137.71। मतलब कि इन तमाम जो ऑब्जर्वेशन है उस बंदी की जो एवरेज जो शुगर लेवल उसका रहा है 7 दिनों के अंदर, वो एवरेज रहा है 137.71 उसका रहा है आपके पास। ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। ये क्वेश्चन कब आपने यूज करने हैं, जब आपके पास डेटा क्या हो, अनग्रुप डेटा हो, इंडिविजुअल सीरीज हो। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो तब आप कैसे करेंगे। अब देखें ग्रुप डेटा में, देखें यही क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कहता है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल फाउंड इन डिफरेंट पेशेंट्स। अब डिफरेंट पेशेंट्स हैं और उनके ब्लड शुगर लेवल हैं आपके पास। ये देखिए ब्लड शुगर लेवल है और ये नंबर ऑफ द पेशेंट्स हैं। मतलब कि वो पेशेंट जिनका ब्लड शुगर लेवल 120 था, उनकी तादाद कितनी है, 6 पेशेंट हैं। जिनका ब्लड शुगर लेवल 125 रिकॉर्ड किया गया, उनकी तादाद 7 है। जिनका ब्लड शुगर लेवल 130 रिकॉर्ड किया गया, वो उनकी तादाद 8 है। 135 वालों की तादाद 10 है। 140 वालों की तादाद 5 है और ऐसे ही 145 वालों की जो तादाद है, नंबर है, वो 2 है। अब ये आपके पास डिस्क्रीट डेटा है, क्लासेस नहीं बनी हुई। ये एक्स है और साथ में एफ दे दिया है। कंप्यूट अर्थमेटिक मीन, आपने क्या करना है, इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब पहले देख लें, ये आपके पास एक्स हो गया, ये आपके पास एफ हो गया। पहले फार्मूला लिख लें, क्योंकि डेटा आपके पास ग्रुप डेटा है। जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई तो समझ जाएं कि ये ग्रुप डेटा है। पहले आपने एफ लिख लेना, फार्मूला लिख लेना। फार्मूला क्या है, इसको एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एफ। अब आपको इसमें क्या चाहिए, आपको इसमें टोटल चाहिए, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स का टोटल चाहिए, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स वाले कॉलम का टोटल चाहिए। याद रखें आपने क्या करना है, एक और कॉलम बनाना है इधर, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। हर एक्स को आपने उसके सामने वाले एफ से मल्टीप्लाई करना है। 120 मल्टीप्लाई बाय 6 720, 125 मल्टीप्लाई बाय 7 875, 130 मल्टीप्लाई बाय 8 1040, 135 मल्टीप्लाई बाय 10 ये 140 मल्टीप्लाई बाय 5 700, 145 मल्टीप्लाई बाय 2 290। इसको आपने सम किया तो सम टोटल किसका कितना है, 4975। और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स वाले कॉलम का भी सम आपको चाहिए और आपको एफ वाले कॉलम का भी सम चाहिए। तो एफ को सम करें, 6 + 7 + 8 + 10 + 5 + 2 38, ये आपका 38 आ गया। ठीक है। अब डिवाइड करें तो आपके पास सम कितना आ रहा है, 130.92 आ रहा है आपके पास। क्लियर। जिसके साथ एक चीज याद रखें, जिसके साथ ये सम मौजूद हो तो मतलब कि आपने उस कॉलम का टोटल करना है, उसका कॉलम बनाना है और उस कॉलम का टोटल करना है। ठीक है। एक और चीज याद रखें कि सम ऑफ एफ इंटू एक्स कभी भी इक्वल नहीं होगा सम ऑफ एफ के और मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स के। ऐसा ना हो कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें और आप एफ एक्स बना लें, नहीं। याद रखें कि प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं और यहाँ आप सम करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा आपके पास। क्लियर हो गया। ये तो हो गया आपके पास डिस्क्रीट डेटा, जब आपके पास सिर्फ एक्स और एफ गिवन हो आपके पास। नेक्स्ट हो, अब हम एक देखते हैं जिसमें आपके पास कंटिन्यूअस डेटा हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो, उसको हम लोग उसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। देखें, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड फाउंड इन डिफरेंट एडल्ट मेल पेशेंट। ये कुछ पेशेंट्स हैं और इसके अंदर जो यूरिक एसिड की मिकदार है ये उनकी कैलकुलेट की गई है। रेंज क्या दी गई है, ये अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड क्या है, मतलब कि वो पेशेंट जिनका यूरिक एसिड 3.0 से 3.5 की रेंज में था वो 6 पेशेंट थे। जिनका यूरिक एसिड 4.0 से 4.5 की रेंज में है वो 7 पेशेंट हैं। जिनका यूरिक एसिड 5.0 से 5.5 की रेंज में था वो 9 पेशेंट हैं। 6.0 से 6.5 वाले 12 पेशेंट हैं।
ऐसे ही 7.0 से 7.5 वाले आपके पास 8 पेशेंट हैं और 8.0 से 8.5 वाले आपके पास 4 पेशेंट हैं। कंप्यूट अर्थमेटिक मीन, आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। अब आपके पास क्लासेस आ गई और आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई ग्रुप डेटा में। क्लियर हो गया? तो पहले फार्मूला लिख लिया। ये आपके पास क्या हो गया, क्लासेस हो गई और आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई। पहले फार्मूला लिख लें, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एफ। अब इसमें देखें, चलें एफ का सम तो आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास एक्स नहीं है। अब एक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स हम करेंगे मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट मैंने आपको बताया था, हम इन क्लासेस से मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 3.0 मतलब कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। तो 3.0 प्लस 3.5 इक्वल टू, इक्वल करके फिर 2 पे डिवाइड करना है 3.25। ऐसे ही 4.0 प्लस 4.5 इक्वल टू डिवाइड बाय 2 4.25। 5.0 प्लस 5.5 इक्वल करके फिर 2 पे डिवाइड अप टू सो ऑन। अब आपके पास एफ भी आ गया, आपके पास एक्स भी आ गया। अब वही सिंपल तरीका है कि आपने क्या करना है, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स करना है। हर एफ को सामने वाले एक्स से मल्टीप्लाई करें। 6 मल्टीप्लाई बाय 3.25 आपके पास आता है 19.5। 7 मल्टीप्लाई बाय 4.25 29.75। 9 मल्टीप्लाई बाय 5.25 47.25। 12 मल्टीप्लाई बाय 6.25 75। 8 मल्टीप्लाई बाय 7.25 58 और 4 मल्टीप्लाई बाय 8.25 33 आपके पास आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एफ का भी सम करना है और एफ एक्स वाले कॉलम का भी आपने सम करना है। ठीक है, तो फॉर एक्स बार सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ 262.5 डिवाइड बाय 46 सॉल्व किया, आपके पास सम आया 5.706 आया। मतलब कि इन 46 पेशेंट का जो एवरेज यूरिक एसिड लेवल है वो 5.706 है। क्लियर स्टूडेंट? ये था आपके पास अर्थमेटिक मीन था। तो आप इन क्वेश्चंस को करें, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज को के बारे में बताऊंगा और उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो आप इसको करें, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।